गॉस लॉ क्या होता है बेसिकली? इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है द फ्लक्स of the net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. ठीक है. अच्छा, बेसिकली क्या कह रहा है ये कि जो फ्लक्स है ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब जो फ्लक्स है, ठीक है, वो जो भी एक क्लोज सरफेस है उसका जो भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, जिससे भी मतलब जितनी भी उस सरफेस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारी गॉस लॉ की. अब वास्तविकता में ये स्टेटमेंट है क्या, जो हमने ये चीज लिखी है ये क्या है, ये अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, ये समझते हैं कि ये है क्या. ठीक है, तो उसको देखें. तो मानो मेरे पास लेट सपोज एक स्पेस में काफी सारे पॉइंट चार्जेस थे. लेट सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है. ठीक है, अब मैंने एक सरफेस ली, एक हाइपोथेटिकल सरफेस ली, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है, सिर्फ Q1, Q2, Q3, Q4 ही आए, Q5 नहीं आ पाया इसके अंदर. ठीक है, अब होगा क्या, लेट सपोज मैं एक ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो मैं ये सरफेस लेता हूं लेट सपोज. ठीक है, अब अगर इस सरफेस को मैं बोलूं सरफेस विद एरिया dA, कोई एक छोटी सरफेस है. ठीक है, अब इस सरफेस पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी. और जो बाहर है, अब रोक थोड़ी ना सकते हैं इसको, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, है ना. लेट सपोज इस डायरेक्शन में आ रही है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्जेस की वजह से आएगी इस पे, है ना, ड्यू टू ऑल चार्जेस. लेट सपोज कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. ठीक है, ड्यू टू ऑल चार्जेस. अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस कंसीडर करते हैं, इसीलिए गॉस लॉ को मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर. अगर मान लो कोई चार्ज मेरा अगर मार्स पे भी रखा हुआ है ना, ठीक है, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी ड्यू टू ऑल चार्जेस. ऐसे ही ये तो एक सरफेस हुई, मैं एक और सरफेस ले सकता हूं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, ऐसे एक और सरफेस ले सकता हूं, ऐसे ही एक और छोटी सरफेस ले सकता हूं, एक और छोटी सरफेस ले सकता हूं, एक और छोटी सरफेस ले सकता हूं. और इन सारी सरफेसेस को अगर मैं ऐड करता रहूं इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या मेरा पूरा स्फीयर बन जाएगा? ये चीज समझ में आती है ना. ऐसे अगर मैं इन सबको ऐड करता जाऊंगा तो क्या मेरा पूरा एक स्फीयर बन जाएगा. ठीक है, अब हर एक की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से कहीं इधर होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, लेकिन होगी सारी सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना. नहीं, किसी भी एंगल पे निकल सकती है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा एरिया वेक्टर, डीए वेक्टर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी भी एंगल पे निकल सकती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर मैं बोलूं ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, अगर मान लो इस सरफेस का है, ऐसे ही अगर मैं सारे ऐड कर दूं, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इन सारी सरफेसेस को अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब इन सारे ई डॉट डीए को अगर मैं ऐड कर दूं, तो गॉस लॉ क्या क्या कहता है कि ये किसके इक्वल होगा? जितना भी नेट चार्ज इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस में, जितना भी नेट चार्ज इनक्लोज्ड है इस हाइपोथेटिकल सरफेस में, या इसे गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे आगे, ठीक है, वो होगा क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है गॉस लॉ, है ना। अब इसमें आपके कई सारे डाउट होने चाहिए। अच्छा, इन सब को अगर मैं इकट्ठा ऐड करता हूं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, मैं इसे लिख सकता हूं ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? सम होता है सबका, छोटे छोटे एलिमेंट को अगर मैं इनफिनाइट टाइम ऐड करूं तो इंटीग्रेशन लिख सकता हूं, है ना। और ये सरफेस कैसी है? क्लोज्ड है, तो इसमें एक इंटीग्रेशन के साथ ये लग जाता है। दिस डिनोट्स इंटीग्रेशन जो हो रही है वो हो रही है ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है। इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहता है गॉस लॉ। अगर मैं पूरी स्टेटमेंट लूं तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ली गई है वो ड्यू टू एवरी चार्ज ली गई है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो चार्ज इनसाइड है या आउटसाइड है, सबकी वजह से ली गई है। लेकिन यहां पे जो हमने Q लिखा, ये सिर्फ हमने Q एनक्लोज लिखा, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 कंसीडर करेंगे बस, Q5 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन उठना चाहिए ऐसा क्यों, सिर्फ Q एनक्लोज ही क्यों लिया, सारे Q क्यों नहीं लिए, है ना। ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए। अगर हमने ये लिखा है तो हमने सारे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने सारे चार्जेस की वजह से ले ली, लेकिन जो हम Q एनक्लोज ले रहे हैं डेट इज ओनली ऑफ इनर चार्जेस, जो भी उस सरफेस के अंदर आ रहे हैं। Q5 को हमने नहीं लिया, ऐसा क्यों करा? तो इसके साथ अन्याय क्यों? सिर्फ इस, अगर हम Q5 की इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी है ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे Q5 चार्ज कंसीडर क्यों नहीं करा? गॉस से सवाल पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी। अब ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैंने यूज करी है ना, ये इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। लेकिन जो Q एनक्लोज लिखा है, ये जो भी चार्ज यहां हम लिखेंगे वो डेट इज जो भी इनर चार्ज होगा सिर्फ उसकी वजह से लिखेंगे। ऐसा क्यों? लेट सपोज मेरी ये सरफेस थी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये सरफेस थी और Q5 चार्ज यहां रखा हुआ था, है ना। अब एक एरिया तो मैंने ये ले लिया और एक एरिया मैंने ये ले लिया। अब इस वाले एरिया के लिए Q5 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इस साइड और इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकलेगा इस साइड। अच्छा, अगर मैं इस एरिया को लूं, सेम एरिया लिया मान ले, जितना इधर उतना इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब जा रही है इधर Q5 की वजह से, और एरिया वेक्टर भी जा रहा है कहां? इस साइड। अब सपोज इस वाले एरिया की वजह से जो मेरा फ्लक्स आया, अब देख ई और ए के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो लेट सपोज इससे जो फ्लक्स आया उससे मैं बोलता हूं -φ या -d∅, छोटा फ्लक्स है, ठीक है। और इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा +d∅, क्योंकि इसमें एंगल 0 डिग्री है, इसमें एंगल 180 डिग्री है, तो इसमें cos 180 डिग्री कितना होता है? -1, और cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको भी ऐड कर रहे हैं और हम इसको भी ऐड कर रहे हैं। देखो जब हमने नेट जो हमने लिखा था, इसमें हम ये वाला एरिया भी कंसीडर करेंगे और ये वाला भी कंसीडर करेंगे, है ना।
तो हुआ क्या, जब इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो हुआ क्या, जब हम इसमें जब सारा ऐड करेंगे तो जो Q5 की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ये पूरी इमेज जो है, जो हमने सरफेस लिया है वो सारी सिमेट्रिकल है, तो जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा, जो यहां पर होगा वो यहां पर होगा, तो इसकी वजह से जो नेट जो इफेक्ट आएगा Q5 की वजह से, इस वाले में तो Q5 की वजह से इफेक्ट है, लेकिन जब इसको ऐड करके जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान ले इसकी वजह से Q5 पे इफेक्ट था, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब नेट जो इफेक्ट आएगा उसमें Q5 एब्सेंस होगा, क्यों, क्योंकि जो E डॉट डी छोटे छोटे हमने ऐड करे थे वो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, दोनों कैंसिल होकर नेट क्या हो जाएंगे, 0। क्या ये चीज समझ में आई कि Q5 की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आया? इसीलिए जो हमने इंटीग्रेशन E डॉट डी लिया उसमें सिर्फ हमने जो इंटीरियर चार्ज थे बस उन्हें ही कंसीडर करा, एक्सटीरियर चार्जेस को कंसीडर नहीं करा, ठीक है। तो यही बेसिकली अपना क्या है, गॉस लॉ, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है कि अब हमें ज्यादा इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हमें बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने पर फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, गॉस लॉ लगाया, सोल्व कर दिया, थ्योरेटिकल जितना समझना था हम समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने क्या करा, जाले कोई भी चार्जेस है, हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करी थी, है ना, जैसे ये चार चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इसमें हमने क्या करा था, एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करी थी, है ना। इस हाइपोथेटिकल सरफेस को बोला गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। और जो हम सरफेस कंसीडर करते हैं ना, कर तो हम कोई भी सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमें वो वाली सरफेस कंसीडर करनी है जो कि गॉसियन सरफेस हो, और गॉसियन सरफेस दो प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, जो कि अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करते वक्त, ठीक है। सरफेस तो हम ऐसी भी एक सेकंड, सरफेस तो हम ऐसी भी कंसीडर कर सकते हैं रैंडम, है ना, स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें ऐसी सरफेस लेनी है जिससे कि हमारा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ऐसी सरफेस को बोला जाता है गॉसियन सरफेस, और इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है, ये क्या है, ये है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड should either be uniform or 0, ठीक है। जो भी हमने सरफेस ली उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए या 0 होना चाहिए। मतलब हर पॉइंट पे ऐसा नहीं कि यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी डेट शुड बी यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है कि एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आइदर बी पैरेलल, मतलब E वेक्टर शुड आइदर बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब हमें सरफेस ऐसे लेनी है कि जितना भी E वेक्टर निकल रहा है उस सरफेस से वो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। इन अदर वर्ड्स E वेक्टर और A वेक्टर में जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। देखो गॉस लॉ में हम कोई भी हाइपोथेटिकल सरफेस ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, और उस हर सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड होगा। लेकिन हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है ना, अगर हम ऐसे ही रैंडम कोई भी सरफेस ले लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, जो दिमाग में होने चाहिए, पहला पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, 0 का मतलब यही होता है कि यूनिफॉर्म है।
दूसरा पॉइंट जो ध्यान देना है कि हमें सरफेस ऐसे कंसीडर करनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस हमने ली है उसमें हमेशा एंगल या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ क्वेश्चन सोल्विंग के लिए है, ठीक है। गॉस लॉ हर एक सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि गॉस लॉ उसी में वैलिड होगा जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज वैलिड होगी, नहीं। ये दो प्रॉपर्टीज सिर्फ क्वेश्चन सोल्विंग के लिए है। गॉस लॉ हर जगह वैलिड होगा क्योंकि इट इज अ फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ हर जगह वैलिड होते हैं।